दोस्तों, जासूसी कहानियों का अपनी एक अलग ही मजा होता है, उनका एक रोमांच अलग ही लेवल पर होता है। बचपन से आपने बहुत सी जासूसी कहानियां देखी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन इस बार एक ऐसी जासूसी कहानी आ रही है जो वाकई में अलग है, जो जुदा है। इस कहानी का नाम है डिटेक्टिव बुमराह द एंड द मिकी मैन। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस कहानी के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सुधांशु राय और उनके साथी कलाकार शोभित सुजय और राघव झिंगरान मौजूद हैं। आप सभी का जागरण मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम प्रणाम। थैंक यू सो धन्यवाद मच। बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। सुधांशु, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमने इसका ट्रेलर देखा है और बड़ा कमाल का ट्रेलर है, और इसमें एक अलग ही तरह का सस्पेंस नजर आता है, और ट्रेलर देखने के बाद में एक जो बेकरारी है सीरीज देखने के लिए वो बढ़ जाती है। तो आखिर डिटेक्टिव बुमराह इस बार क्या करने वाले हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, डिटेक्टिव बुमराह की जो कहानी है थोड़ा हटके है। इसमें हमने थोड़ा सा क्लासिकल संगीत का भी इस्तेमाल किया है, जो हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार है। संस्कृत का भी इस्तेमाल किया गया है। और जो केस है, केस की शुरुआत होती है कि एक व्यक्ति जो है छत से कूद गया है। अब छत से कूद गया है, वो नीचे नहीं आया है। अब यूजुअली होता ही है कि यदि कोई छत से कूदे तो नीचे गिरेगा, या तो उसकी बॉडी मिलेगी या उसे चोट लगेगी, हताहत होगा, वो थोड़ा चलेगा। लेकिन केस यही है कि वो कूदा और नीचे आए नहीं, यानी वो हवा में गायब हो गया। तो अब डिटेक्टिव बुमराह जो हमारे कैरेक्टर हैं, ये ऑलरेडी उनको पहले ऑडियो फॉर्मेट में सुना जाता था, लोग इनकी कहानियां सुनते थे। अब पहली बार हम इनको विजुअल फॉर्मेट में लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। अब लोग इनको टीवी पर, स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो अब इनके सामने चैलेंज यही है कि भाई कूदा, नीचे आया नहीं, गया तो कहाँ गया। तो ये और इनके पार्टनर सैम, यानी राघव जी ने सैम का किरदार इसमें निभाया है, वो अब उस हवेली पहुंचते हैं जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर ऐसा हुआ। और वहां से ये ट्विस्ट एंड टर्न अब शुरू होते हैं। अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि भाई मामला कहीं और है, जहां कहीं और रहा है। वहां शोभित जी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, जहां से कहानी एक नया रुख लेती है। तो इसमें अब वो सब चीजें चल रही हैं। उसे कुछ दिख रहा है जो असल में है कि नहीं है, उसको भी यकीन करना मुश्किल है। कहानी के अनुसार केस था कि भाई कोई गायब हो गया, वहां पहुंचने पर कुछ और ही चल रहा है मामला। तो जो ओवरऑल जो एक फील है कहानी की, इसे हम साइफाई भी बोल सकते हैं, इसे हम थोड़ा सा पैरानॉर्मल की तरफ टिल्टेड भी बोल सकते हैं। और अब तो सीरीज कल आने ही वाली है। पहला एपिसोड हम लॉन्च कर रहे हैं, तो आप लोग अब देख पाएंगे कि कैसे इंटरेस्टिंग एक हम लोगों ने कहानी बनाई है। जी बिल्कुल। शोभित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ट्रेलर में जो आपका कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो काफी मिस्ट्री दिखाता है, काफी मिस्टीरियस लगता है वो कैरेक्टर। तो इस पूरे जो नरेशन में इस कैरेक्टर की क्या भूमिका है, क्या अहमियत है? जैसा कि सुधांशु ने बताया कि वो एक केस इन्वेस्टिगेट करने आए हैं, एक ऐसे इंसान की जो छत से कूदा लेकिन फिर वो नीचे आया ही नहीं। तो उसके पीछे ये अपनी सारी एनर्जी, सारा दिमाग लगाते हैं। लेकिन उसी दौरान इनकी मुलाकात होती है अंतिम से, जो वहां पर है। अब अंतिम जो है, जब उसकी एंट्री होती है और जब उससे इनकी मुलाकात होती है, उसके बाद कहानी का रुख किसी दूसरे तरफ निकल पड़ता है। उन्हें पता चलता है कि अच्छा, ये कहानी यहीं तक सीमित नहीं है कि एक बंदा कूदा और नीचे नहीं आया। इस कहानी के और भी आयाम हैं, और भी पहलू हैं जिन्हें एक्सप्लोर किए बिना हम तह तक इस केस के नहीं पहुंच सकते। तो वो जो टर्न आता है स्टोरी में, वो जो एक डायरेक्शन चेंज हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का, वो मेरे किरदार से आता है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मिस्टीरियस होगा, थोड़ा ये अगले ही एक पल कुछ और रहता है और अगले ही पल इसका मैनरिज्म कुछ और हो जाता है, ये किसी और तरह से रिएक्ट और बिहेव करने लगता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारी इस स्टोरी का, जो आप देखेंगे तो आप शायद उसको बेटर समझ पाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे। फिलहाल मैंने ट्रेलर में ये भी कहा है कि कुछ बातें बताई नहीं, दिखाई जाती हैं, तो वो आप देख के ज्यादा समझ पाएंगे इस किरदार को। बताने लायक किरदार ये वैसा है नहीं। जी जी बिल्कुल। और थ्रिलर की तो खूबी ये होती है कि उसको थोड़ा सा हमको छुपा के चलना पड़ता है। जी जी जी।
जी अब मैं राघव की तरफ आना चाहूंगा। राघव, आपने सैम का कैरेक्टर निभाया है, जो कि डिटेक्टिव बुमराह के जोड़ीदार हैं, पार्टनर हैं। जी जी हमने और भी कई ऐसी जासूसी कहानियां देखी हैं जिनमें जोड़ी होती है, शर्लक शर्लक होम्स और डॉक्टर वाटसन जैसे। व्हाट्सन, यस। तो यहाँ पे जो आपका जो कैरेक्टर है, वो किस तरीके से डिटेक्टिव बुमराह को सपोर्ट करता है या इस कहानी को आगे ले जाने में मदद करता है? तो सैम का कैरेक्टर एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक आई थिंक एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो सारी जो इंटेंस सिचुएशंस और सीरियसनेस जो चल रही है प्लॉट में, उसको थोड़ा कहीं ना कहीं ये हमेशा ब्रेक करता है बीच में, अपने अपने ह्यूमर से या अपनी कॉमेडी से। वो एक बुमराह को, और कई जगह पे तो बुमराह को अनइंटेंशनली भी हेल्प कर देता है उसको। पता नहीं है कि वो उसको हेल्प कर दे रहा है, बट वो एक्चुअली उसको हेल्प कर दे रहा है। और इसी इसी तरीके से आई थिंक उनकी जोड़ी एक काफी अच्छी मालूम पड़ती है, क्योंकि बुमराह एक सीरियस, एक इंटेंस, एक थिंकिंग कैरेक्टर है, और सैम वहीं पे थोड़ा ह्यूमर और फन प्रोवाइड करता है। एंड एट द सेम टाइम वो केस में भी अपना योगदान जो है वो दे रहा है। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं वो जो है, जो बुमराह की जो सीरियसनेस है उसको कॉम्पनसेट करके चलता है, कॉम्पनसेट कर देता है। करेक्ट करेक्ट। मनोज बट जी, एट मैं द सेम इसमें टाइम वो उसको हेल्प भी कर रहा है। जी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये खास तौर पे पार्टनर से ज्यादा उनका मित्र है। तो वो जानता है कि बुमराह कहाँ पर कैसे रिएक्ट करेगा, कहाँ पर उसकी थोड़ी सी टांग खींचनी है, कहाँ पर उसको समझाना है कि भाई ठीक है, मतलब तुम हो लेकिन मैं भी कुछ हूं। प्लस जब कभी इंटेंस माहौल चल रहा है, बड़ा ही मतलब टेंशन वाला माहौल है, वहां पर धीरे से मतलब छोटा सा एक जो है डायलॉग और रिएक्शन देके माहौल को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर देते हैं ये। तो ये किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूंगा कि ये बुमराह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्पो है, जो रिएक्शंस हैं इस कैरेक्टर के बहुत बदल रहे हैं। तो राघव को बड़ा मतलब चैलेंजिंग लगा होगा, मतलब मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कभी सीरियस रहना है, अचानक फिर इनको अपना रिस्पॉन्स सिस्टम बदलना है, फिर एकदम से इनको डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करना है। तो ये ऐसा कैरेक्टर जब आपके सामने आता है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चैलेंज बढ़ जाता है, और राघव ने बड़े तरीके से मतलब इसको निभाया है। मैं तो मतलब इनका आभार व्यक्त करता हूँ हमेशा। अरे मैं बड़ा मतलब असमंजस में था कि भाई पार्टनर जो आएगा क्या वो जस्टिस कर पाएगा इस कैरेक्टर के साथ, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं और दोनों ही मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आप देखिएगा और फिर बताइएगा कि उनके पार्टनर का आपको कैसे लगे। बिल्कुल। सुधांशु, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे डिटेक्टिव बुमराह है, ये आपका क्रिएशन है जी ना? आपकी आवाज के जरिए अभी तक ये जो है लोगों के बीच पहुंचता रहा है, जी और ये पहली दफा है कि लोग इसको देख पाएंगे, ये सामने लाइव देख पाएंगे। जी। तो क्या फीलिंग है आपकी? नर्वस है, एक्साइटेड है कि आप इतनी मेहनत से इसको यहाँ तक लेकर आए हैं और अब ये लोगों के सामने जा रहा है? देखिए, ये मैं कहूंगा फैंस एंड फॉलोअर्स का जो योगदान होता है ना, वो आपको प्रोत्साहित करता है। अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएं तो वहां देखेंगे कि फैंस जो हैं वो लगभग मतलब हर हफ्ते उस पे कमेंट्स पढ़ पाएंगे, रिएक्शंस पढ़ पाएंगे, भाई हमें डिटेक्टिव बुमराह की अगली कहानी चाहिए, डिटेक्टिव बुमराह की अगली कहानी चाहिए। और जब हमने इस कैरेक्टर को बनाया तो देखिए, आप शुरू से चलते हैं किरदार के साथ, उस कैरेक्टर के साथ आप जीना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि आवाज भी मेरी थी तो फॉलोअर्स कनेक्ट कर पाते थे। तो लोगों का कहना था कि अगर आप कोई दूसरा एक्टर लेके आते हैं तो क्या वो जस्टिस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमने डिस्कशन किया, और क्योंकि मैं किरदार जीता रहा, करीब इस किरदार को बनाए, इस कैरेक्टर को बनाए 2 साल हो चुके हैं। तो 2 साल में क्या होता है कि आप एम्बाइब कर लेते हैं, आप लगभग आप और वो कैरेक्टर साथ में जीना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कि अब लोगों के लिए एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है, लोग बड़े मतलब एक्साइटेड हैं कि भाई अब पहला एपिसोड लाया जाए। वो सैम को देखने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो लोग अधिकतर आप कमेंट्स में देख पाएंगे कि सैम को भी लोग उतना ही देखना चाहते हैं जितना डिटेक्टिव बुमराह को। तो कुल मिला के एक्साइटमेंट हमारी भी उतनी है। नर्वस मैं कहूंगा कि नहीं, क्योंकि मेरी टीम बड़ी स्ट्रांग है। आप शोभित जी की बात करें, राघव की बात करें, या फिर हमारे को प्रोड्यूसर पुनीत शर्मा की बात करें, और एक्टर्स की बात करें जैसे मनीषा शर्मा है, अभिषेक हैं, इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया। इन लोगों ने मालूम ही नहीं उन्हें दिया कि हम लोग एक्चुअल में
अब बड़े पर्दे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो टीम रही, कहानी पहले से ही थी, कैरेक्टर में जी रहा था, एक्साइटेड हूँ, नर्वस नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शोभित के पास आना चाहूंगा। शोभित, आपकी जो बैकग्राउंड रही है, जर्नलिस्ट थे आप, जर्नलिज्म जी की आपकी बैकग्राउंड रही है, जी। फिर ये एक्टिंग की तरफ, अभिनय की तरफ आपका झुकाव और मुड़ाव कैसे हुआ? देखिए, एक्टर अनुपम खेर साहब ने एक बात कही थी एक इंटरव्यू में कुछ समय पहले कि एक्टर और बेवकूफ जो है वो पैदा होते हैं, वो कोई बन नहीं सकता। क्या तो बात है। मुझे भी ऐसा अपने बारे में लगता है कि एक्टिंग का शौक हमेशा से था बचपन में। कई बार स्टेज पे परफॉर्मेंस किया। हालांकि पहले ज्यादातर डांस वगैरह में करता था मैं, लेकिन हाँ फिर आगे चल के एक नेशनल यूथ फेस्ट में भी मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला। तो ये शौक हमेशा बचपन से रहा, लेकिन उस तरफ ना मैंने कभी एफर्ट दिया, ना कभी मुझे मौका मिला। हम जिस परिवेश में पले बढ़े उसमें ऐसा नहीं था कि हमें कभी डिस्करेज किया गया इस चीज के लिए, लेकिन हाँ शायद हमारे जो भी पेरेंट्स गार्जियंस थे उनको भी उतनी समझ नहीं थी उस परिवेश में कि इस डायरेक्शन में इनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हाँ, जिंदगी के दूसरे चरण में अभी आने के बाद मुझे ये मौका मिला जब मेरी मुलाकात सुधांशु और हमारे प्रोड्यूसर पुनीत से हुई, और जब इन्होंने जाना कि मैं एक्टिंग का शौक रखता हूँ और थोड़ा बहुत टैलेंट भी रखता हूँ, तो इन्होंने बताया कि ये भी डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर इनको जब कहानी मिली, इन्होंने हमारा स्क्रीन टेस्ट लिया। थैंकफुली मैं उसमें सक्सेसफुल हो पाया। तो हमारी पहली शॉर्ट फिल्म आई चाय पत्ती, जो आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी और वो दर्शकों द्वारा काफी सराही गई। तो इनकरेजमेंट मिलता है एक एक्टर को जब आप पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल कैमरा, और अगर ऑडियंस आपकी आपकी परफॉर्मेंस को पसंद करे, आपकी डायलॉग डिलीवरी को थोड़ा आपके बाद रिपीट करे, थोड़ा कहे कि नहीं आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहिए, अच्छा है, तो इनकरेज्ड होता है एक एक्टर। और उसके बाद ये दूसरा जब मौका मिला तो ये मेरे लिए बिल्कुल मुख्तलिफ था। जिस तरह का रोल मैंने चाय पत्ती में किया, जिसके बाद अलग अलग तरह के फीडबैक मिले कि भाई ये तो बड़ा अच्छा एक्टर है। कुछ लोगों को थंबनेल में हमारी फोटो देख के पता नहीं क्यों मरहूम इरफान खान साहब की याद आई, आंखों की वजह से या जिस वजह से भी हो। तो वो मेरे लिए बड़ा इंकरेजिंग था। उन लोगों के साथ तो बस नाम ही जुड़ जाना किसी भी संदर्भ में बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एक्टर के लिए, और बडिंग एक्टर के लिए, एस्पायरिंग एक्टर के लिए तो और भी अच्छी बात होती है। हालांकि कैरेक्टर्स, वही मैं कह रहा था कि कैरेक्टर्स चायपत्ती में बिल्कुल मुख्तलिफ और डिटेक्टिव बुमराह में बिल्कुल मुख्तलिफ, और थैंकफुली मैं निभा पाया हूँ एज पर द डायरेक्टर एंड एज पर माई को स्टार्स। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ इस प्रोफेशन को लेके, और मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं और तरह तरह के किरदार, बड़े छोटे हर तरह के, निभाना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा कहा जी आपने। राघव, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा अभी। ये जो आपका कैरेक्टर है सैम का, तो इसके लिए आपने कहीं से कोई रेफरेंसेस लिए हैं कि जो लोग पहले कर चुके हैं जिस तरह के पार्टनर वाले कैरेक्टर्स, या जैसा कि डायरेक्टर और राइटर ने कहा आपने उसको फॉलो किया? आई थिंक रेफरेंस लेना तो ठीक रहता है, बट इस केस में मैंने आज सच कोई रेफरेंस तो नहीं लिया था, बट क्योंकि सुधांशु भाई का लिखा हुआ एक कैरेक्टर था, तो उन्होंने जिस तरीके से उस कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से उसके हाव भाव, पर्सनालिटी और उसके ट्रेट्स बताए मुझे, तो आई थिंक उस हिसाब से कैरेक्टर को समझना हो गया था, मतलब एक एक तरीके से मेरे को आ गया था। और आई थिंक हाँ, पहला ऑडिशन, अगर मैं पहले ऑडिशन के हिसाब से बात करूं तो शायद नहीं आया होगा, वो उतना खास ऑडिशन नहीं भेजा था। बट जब उन्होंने थोड़ा और समझाया कि वो क्या एग्जैक्टली उसका है नेचर एंड किस टाइप से उसका रिएक्शन है हर चीज को लेके, तो आई थिंक उस तरीके से मेरे को समझ में आ गया था काफी। जी, सुधांशु जी, आपने जो है इस सीरीज में सब कुछ किया है। एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो मैं आपसे, क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये पूरी जो सीरीज है, इसको पूरा कॉन्सेप्ट से लेके और शूट होने तक कितना टाइम लगा और कैसे कैसे आपने कहाँ कहाँ शूट किया? देखिए, क्योंकि कैरेक्टर ऑलरेडी रेडी था, कहानियां हमारे पास तैयार थी, लिखना भी हमें खुद ही था। तो
मैं कहूंगा कि करीब 3 से 4 महीने का समय लगा, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट रेडी करते हैं तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि शूट के लिए आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपको एक्टर्स चाहिए होंगे, कहानी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो 1-1.5 महीने तो उसमें बीत जाते हैं। फिर प्री प्रोडक्शन का स्टेज शुरू होता है, जिसमें हम लोकेशन करीब 8-10 बार तो लोकेशन देखने गए हम लोग, कि भाई ये लोकेशन परफेक्ट है, नहीं है। उसके बाद हमारे डीओपीज जाते हैं, फिर लाइट वेट की अरेंजमेंट देखनी होती है। फिर ये देखना होता है कि भाई कहीं किसी स्पेशल परमिशन की जरूरत तो नहीं। तो मैं कहूँगा 3 से 4 महीने लगे हमें इसको शुरू से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में। अगला केस भी हम लोग शूट करने वाले थे, जिसका हम लोग प्लान कर रहे हैं गोरखपुर, मेनली गोरखपुर, और फिर कुछ इसके सीन्स हम बनारस में भी लेंगे। तो वो शूट होना था, पर पैंडेमिक की वजह से हमने थोड़ा पोस्टपोन किया है। तो मैं कहूँगा कि लगातार केसेस अब शूट होते रहेंगे। पहले थोड़ा ज्यादा टाइम लगा क्योंकि कैरेक्टर्स खोजने थे। पार्टनर सैम का एक फाइनल होना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक मेन किरदार है। तो उसके बाद शोभित जी को अब हम आगे वाले केसेस में कुछ बदले हुए से आपको अंदाज में दिखाएंगे, जिसमें अब इनका जो है, हालांकि मैंने इनको पहले उसमें भी बोला था कि आपके लिए हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो ये अड़िग थे। ये बोले कि नहीं, मेरे को यही वाला चाहिए, ये जो कैरेक्टर है। और इन्होंने जब इसके लिए भी अपना छोटा सा एक स्क्रीन टेस्ट भेजा था, तो वो बड़ा अमेजिंग लगा मुझे। तो मैं कहूंगा 3 से 4 महीने लगे, और क्योंकि अब सब कुछ हम ही हैं, सेन्स आर्टिस्ट को हमें फाइनेंशियली मतलब मदद कर रही है, हमारी ही कंपनी है, और हमारे टीम मेंबर्स भी रेडी हैं। तो जो 3-4 महीने पहले लगे थे, मुझे लगता है अब अगले केस के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लगेंगे। अगला केस थोड़ा बड़ा भी होगा, उसके अलग लेवल पे हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक्सपीरियंस लेके हम उसको वहां तक लेकर जा रहे हैं। बाकी भी डिपेंड करेगा कि ऑडियंस कैसा पसंद कर रही है। अब तो सबके सामने होगा ही। तो कुल मिला के यही है जो आपके सामने है, और जल्दी दूसरे केस के साथ भी हम आएंगे। मतलब कि जो ये पूरी वेब सीरीज है उसमें एक एपिसोड फाइनाइट होगा, उसमें वो केस सॉल्व हो जाएगा, ऐसे नहीं, आप लोग? इसमें 3 एपिसोड्स हैं। पहला एपिसोड हम लोग कल लॉन्च कर रहे हैं, तो 3 एपिसोड्स होंगे। पहले एपिसोड में हम लोग दिखाएंगे कि मतलब क्या केस है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी होगा, क्योंकि पहली बार डिटेक्टिव बुमराह और सैम पर्दे पर आ रहे हैं। दूसरे केस में थोड़ा माहौल और बिल्डअप होगा, थोड़ा और दूसरे एपिसोड में थोड़ा और माहौल गरमाएगा। तीसरे एपिसोड में हम लोग कहीं ना कहीं उसको अंत तक लेकर जाएंगे। तो 3 एपिसोड्स का होगा ये पहला। सेकंड केस अगर पैंडेमिक ना होता तो हम लोग लगभग उसको मतलब अब पोस्ट प्रोडक्शन में ले जा चुके होते। तो कहीं ना कहीं देरी चल रही है, पर हम रिकवर कर लेंगे। इसी में ऐड होते जाएंगे अब केसेस। पहला केस 3 एपिसोड, फिर सेकंड केस, फिर थर्ड केस, ऐसे केसेस हम लॉन्च करते जाएंगे। सुधांशु जी, थोड़ा मैं आपसे डिटेक्टिव बुमराह के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि वो ये पूरा कैरेक्टर है। क्योंकि बहुत सारे हमने जासूस देखे हैं अभी तक ना, फिल्मों में, वेब सीरीज में और कहानियों में। तो ये जो डिटेक्टिव बुमराह है, ये बाकी जासूसों से किस तरह से अलग है, और इसमें ऐसी कौन सी बात है जो हम पहली बार देखेंगे किसी जासूस में? देखिए, सबसे पहले तो हम जितने भी डिटेक्टिव्स की बात करते हैं, वो रेयरली पैरानॉर्मल, साइफाई इसमें गए हैं, इसमें उन्होंने वेंचर किया है। तो हमारा ये डिटेक्टिव एक तो भारतीय सभ्यता से आता है, वो भगवत गीता भी जानता है, वो संस्कृत भी जानता है, वो ये भी जानता है कि शास्त्रीय संगीत क्या होता है। इसीलिए आप देख पाएंगे इसमें सितार का बड़े तरीके से हमने इस्तेमाल किया है हमारे पहले केस में। तो वो उसका वो मतलब बचपन से ही साधु संतों के संगति में रहा है, वो मेडिटेट करता है, वो प्राणायाम करता है। उसके बाद वो ये भी मानता है कि सृष्टि में कुछ भी संभव है, क्योंकि जो हमें अभी नहीं दिख रहा है वो बस हमें मानते हैं कि वो नहीं है, पर अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसका ये मानना है, जो मानवता को भी नहीं पता है, जो भी उनकी आंखों के परे हैं, पर वो जानता है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। सेकेंडली, ना वो सिगार पीता है, ना वो टोपी पहनता है, ना वो बड़ा कोट ओढ़ के चलता है। तो वो पूरी तरीके से भारतीय है। तो आप में उसका एक कोर देखने को मिलेगा। सेकेंडली, जिस तरह के केसेस लेता है वो, इस तरह के केसेस आपने देखे ही नहीं होंगे आज तक। तो अब उस तरह के केसेस बड़े अजीबोगरीब होते हैं। तो इसमें आपको वो सारा मिश्रण मिलेगा। आप थोड़ी हॉरर फील की बात करेंगे, थोड़े से आप टाइम ट्रेवल की बात कर सकते हैं, आप पैरेलल यूनिवर्स की बात कर सकते हैं, आप
आप अगर आप बात करें तो कुछ एनर्जीज की बात कर सकते हैं आप, तो वो सारे फैक्टर्स भी हमने इसमें एक्सप्लोर किए हैं जो आज तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। तो एक डिटेक्टिव की प्लेसमेंट जब ऐसे केसेस में होती है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है पहले तो कि उसको जस्टिफाई कैसे किया जाए। तो हमारे डिटेक्टिव्स को जस्टिफाई भी करता है, वो आपको प्रॉपर तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको वो फील दिलाया जाएगा। तो ये सारे मिश्रण जो यहाँ पर मिल रहे हैं, पूरा भारतीय कल्चर के साथ उभर कर आना उसका उसका इस तरह से एक आयाम में पल कर बड़ा होना, उसके पास कुछ इंटेलेक्ट ऐसा भी है कि ही कैन फील थिंग्स। उसका ये मानना है कि जब सारी चीजें नेचर ने बनाकर दी हैं तो उसका ये मानना होता है कि फिर वो फील कर सकता है उन चीजों को, उन चीजों को महसूस कर सकता है। तो उसके अंदर कुछ ऐसे छुपे हुए मतलब फीलिंग्स होंगी, कुछ ऐसे इमोशंस होंगे जिससे वो नजदीक पहुंच सकता है कुछ चीजों के जो आम आदमी नहीं पहुंच सकता है जहां तक। प्लस जो केसेस हैं आपके, वो ऐसे केसेस आपने देखे ही नहीं होंगे आज तक, किसी ने एक्सप्लोर नहीं किए हैं, तो ये केसेस भी उसको इम्पोर्टेंट बनाते हैं। फिर उसका जो एक जीवन शैली है, उसका जो बिहेवियर है, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहना, एक आप उसको आगे चल के अलग आगे के केसेस में उसको धोती में भी देखेंगे, उसको आप जनेऊ में भी देखेंगे, तो आप वो एक प्रॉपर एक पर्सपेक्टिव देख पाएंगे जो आज तक उजागर नहीं किया गया है। जी शोभित, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आपका जो कैरेक्टर है वो काफी अहम दिख रहा है हमें ट्रेलर में। इस पूरी वेब सीरीज को लेके, इस पूरे एपिसोड को लेके अगर आपको कहना हो, एक लाइन में से कहना हो कि डिफाइन करना हो, तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए, इस सीरीज को डिफाइन करना सुधांशु ने आपको बहुत ही डिटेल तरीके में बताया वैसे कि दर्शकों को कि आप इस डिटेक्टिव से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक केस की बात है, जैसा मैंने कहा कि ये केस जो है, शुरुआत इसकी एक पर्टिकुलर इंसान की खोज से शुरू होती है, लेकिन फिर ये केस अपने साथ कई सारे आयाम और पहलू लेके आता है, लेकिन कड़ियां सबकी जुड़ी हुई हैं जो अंततः जाके एक जगह मिलती हैं, और जो राज है वो लोगों के सामने खुलता है। तो जनवरी 21 को जब पहला एपिसोड आएगा तो आप इस केस की इंट्रोडक्शन से रूबरू होंगे और ये इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत तक पहुंचेंगे। लेकिन जो आने वाले एपिसोड्स होंगे, दूसरे और तीसरे एपिसोड, वो एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां से कहानी के और आयाम और पहलू आपको दिखने लगेंगे। तो इसमें मसाला भी है, इसमें थोड़ा वो सस्पेंस फैक्टर भी है, और मिस्ट्री तो ऑब्वियसली डिटेक्टिव सीरीज है तो मिस्ट्री तो जरूर होगी, पर ये कोई नॉर्मल क्राइम थ्रिलर नहीं है। ये नॉर्मल क्राइम थ्रिलर नहीं है कि जिसमें एक मुजरिम ने आके कोई क्राइम कर दिया और जासूस ने आके उसकी जांच पड़ताल कर ली, और ये जासूस भी कोई ये लुसिफर नहीं है जो पुलिस के साथ मिलकर और केसों को सुलझाता है। ये उससे बहुत अलग है। ये पुलिस और सिस्टम के बियॉन्ड चलता है। इसकी एक अपनी सोच है, एक अपना पर्सपेक्टिव है, और एक अपना रोड मैप है जिसके हिसाब पे ये चलता है। तो एज वी सेड कि इट विल बी अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस। जो ऑडिबल में तो ऑब्वियसली लोगों ने बहुत सुना, बहुत अप्रिशिएट किया, पर मोशन पिक्चर में ये पहली बार है, और छोटी ही सही हमारी कोशिश जरूर है कि कुछ नया दे हम भारतीय दर्शकों को। तो उसकी आशा हम रखते हैं जनवरी 21 को जब आएगा, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छा फीडबैक मिले, अच्छी ओपनिंग मिले, ताकि हम और इनकरेज्ड हों आगे और केसेस बनाने के लिए। जी बिल्कुल जी राघव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपका कैरेक्टर है सैम, उसे निभाने में आपको किस तरह की चुनौतियां आई, उसके ट्रेट्स वगैरह को आ, आ, दिखाने में, दर्शकों के सामने दिखाने में। तो एक्चुअली अगर सैम की बात करें तो थोड़ा उसका स्वभाव जो है वो मेरे से काफी अलग है। मैं मतलब रियल लाइफ में उतना उतना ह्यूमर और उतना उतना एक्टिव हूं नहीं जितना वो है अपनी बातों में और अपने स्वभाव में। तो मेरे को थोड़ा आई थिंक एक एक्टर के लिए उसका एक्सपीरियंस बैंक बहुत जरूरी होता है। कैसे लोगों के साथ आप मिले हैं, कैसे लोगों के साथ आप उठे बैठे हैं, किस तरह से आपने
उनको ऑब्जर्व किया है। तो मैंने आई थिंक मैं काफी इंट्रोवर्ट भी रहा था बचपन में, तो मैं लोगों को ऑब्जर्व बहुत करता था। मेरा मतलब एक हॉबी टाइप की थी कि लोगों को बस ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, क्यों वो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनकी वो बातें आ कहाँ से रही हैं, और उनकी वो सोच कैसे है, वो उनके हाव भाव कैसे हैं। तो ये सब देखना मेरे को हमेशा से काफी इंटरेस्टिंग लगा था। तो आई थिंक उस हिसाब से मैंने सैम को समझने की कोशिश की कि वो एक एक हरफन मौला टाइप का इंसान है, और एक बहुत ही जॉली नेचर का है। एंड थोड़ी तो प्रॉब्लम हुई थी उसको सस्टेन करने में, क्योंकि उस कैरेक्टर का ऐसा है कि वो कहीं पे भी कुछ भी बोल सकता है, वो कहीं पे भी कैसे भी एक्ट कर सकता है, विच जो कि एकदम बिल्कुल ही सिचुएशन के एकदम ऑपोजिट होगा। तो उसका वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा है उसका। तो वो चीज मेरे को पकड़ने में एक आई थिंक थोड़ा सा हुआ था। बट आई थिंक सेट पे भी इनफैक्ट आप कुछ सीन्स देखेंगे तो कहीं कहीं पे मैंने कुछ इम्प्रोवाइज भी कर दिया है, जो कि स्क्रिप्ट में नहीं ऐसा मेंशन था। बट वो क्योंकि मैं उस कैरेक्टर में इतना था कि वो अपने आप ही वो चीज आ रही थी कि यस ये कैरेक्टर इस सिचुएशन में तो ऐसा ही कर देगा। तो तो वैसे भी काफी सीन्स उसमें हुए हैं। तो आई थिंक अभी धीरे धीरे जैसे मैं और आई थिंक और एपिसोड्स हम शूट करेंगे, और मैं और सेट पे रहेंगे हम लोग, तो आई थिंक मैं और ज्यादा उसको बेटर कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैं को कैरेक्टर तो पकड़ में आ गया है। सो होपफुली सबको अच्छा भी लगेगा, और मैं और मेहनत करूंगा, एंड उसको मैं और अच्छे से निभाने की और ज्यादा कोशिश करूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुधांशु जी, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपने इस सीरीज में जो है इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, सब कुछ किया है ऑलमोस्ट, तो कहीं किसी तरह का प्रेशर था या थोड़ा मैनेज करने में आपको कुछ दिक्कत हुई, परेशानी हुई, कैसे आपने सारा हैंडल किया है? देखिए, प्रेशर तो था मनोज जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रेशर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मतलब सारा काम, मतलब अगर आप एक एक्टर की बतौर बात करें, फिर डायरेक्टर के बतौर बात करें, फिर आप राइटर भी हैं, आपको डायलॉग्स का भी ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जस्टिफिकेशन कर रहे हैं सभी एक्टर, तो आप लगभग कभी कैमरे के पीछे भी रहना है, कभी कैमरे के आगे भी रहना है, कभी एकदम से आपको देखना भी है कि भाई कोई अपना, मतलब जो हमारे साथ में हालांकि टीम रही थी, लेकिन आप सही तरीके से समझते हैं क्योंकि आपने लिखा भी है। आपको याद भी है कि आपका ये सीन ऐसे निकलना चाहिए, आपने लिखा हुआ है वहां पर कि हमारे सीन के शॉट्स ऐसे होंगे। तो अब क्योंकि उसमें देरी भी होती थी, अब मान लीजिए कहीं लाइट का सेटअप चल रहा है, उसमें कुछ लोग गायब हो गए, कहीं चाय पीने चले गए, या लाइट का सेटअप चल रहा है तो वहां कैमरा की टीम कहीं थोड़ी सी ढीली चल रही है, तो या फिर कैमरा की टीम अगर चुस्त है तो कहीं एक्टर्स ही गायब हैं, है ना, तो अब बाकी लोगों से बुलवाया जा रहा है उनको। अब आपके साथ क्या होता है कि आपका एक स्केड्यूल बना हुआ है, आपको पता है कि आपको इतने दिन में ये शूट निकालना है, क्योंकि आपके बजट भी वैसे ही होते हैं, आपके बजट निर्धारित कर दिए गए होते हैं कि भाई आपका ये बजट है, आपको इसके अंदर पूरा करना है। तो अब उस प्रेशर में क्या है कि चलिए आप किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, आप कैमरा की टीम भी सेट है, लाइट भी सेट है, अपना एक्टर की टीम, एक्टर्स की भी टीम आ चुकी है, सब लोग अपना निभा रहे हैं, फिर एकदम से होता था कि अब आपकी बारी। अब आप समझिए आप अभी दूसरे एकदम माहौल में हैं, आप अभी डायरेक्शन में लगे हुए हैं, आपको प्रेशर है कि आपको समय में कंप्लीट करना है, अब एकदम से है कि अब आपकी बारी है, अब आपको सारे एक्सप्रेशंस लेके आने जो एक एक्टर अभी लेकर गया है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप दूसरे माहौल में जी रहे हैं अभी, और एकदम से आपको बोला गया जाइए तुरंत एक्ट करिए, जबकि अगर यूजुअली एक्टर्स की बात करें तो वो आराम से, मान लीजिए आपका शॉट 2 बजे है, आपको पता है कि आपका ये सीन है, आपके डायलॉग्स हैं, तो आप उसकी पूरी तैयारी करते हैं, आप खुद के साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे को वो चांसेस मिल नहीं पाते थे, है ना, तो वो चैलेंजिंग रहा है, पर मैं ये कहूंगा कि फिर एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा रहा है, क्योंकि फिर यहाँ आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, आपकी टीम में क्षमता कितनी है, आपके सहयोगी लोग कितने स्ट्रांग हैं, इस पे निर्भर करता है। और टीम मेरी बहुत अच्छी थी, एक्टर्स बहुत अच्छे थे, राघव की यदि बात करें, शोभित की बात करें, तो इन लोगों ने लगभग एक एक टेक में निकाला है। हमने दूसरा तीसरा टेक शायद इसलिए लिया होगा कि हम थोड़े से एंगल्स और बेहतर बना लें, थोड़ी सी और बेहतर चीजें कर लें, तो इन लोगों का जो सपोर्ट था उसकी वजह से मैं सारी चीजें कर पाया। आगे चल के मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस अब काम आएगा, और हम इसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। एक और चैलेंज जो सुधांशु के लिए आई थी, जो मैंने इनके साथ रह के फील किया, कि अपना विजन दूसरों को समझा पाना। बहुत सारे टेक्नीशियंस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एडिटर्स हैं, डीओपी हैं, सब हैं। उन लोगों को एक विजन तो एक राइटर, एक क्रिएटर अपने मन में बिठा लेता है,
लेकिन जरूरी नहीं वो विजन हर कोई समझ पाए और उस विजन पे आगे बढ़ पाए। तो वो समझाना और वो कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली, ये इनके लिए एक जरूर चैलेंज था, ये माने या ना माने। और थैंकफुली उस पे पार पा गए हम, और अब जनवरी 21 का इंतजार है। धन्यवाद। सुधांशु जी, जाने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप जो है हमारे जागरण के दर्शकों को अपना सीरीज की रिलीज टाइम और डेट के बारे में खुद बताएं। जी, आप लोग जो भी सुन रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, आप लोग कल यानी 21 जनवरी को पहला एपिसोड, पहले हम इसको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कहानीकार सुधांशु राय पर लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको ओटीटी पर लॉन्च कर रहे हैं। तो कल आप 12 बजे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहला एपिसोड देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको हर जगह अवेलेबल कर रहे हैं, तो अगर आप ओटीटी पे होंगे तो वहां देख सकते हैं, और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म से हम लॉन्च कर रहे हैं, और यूट्यूब पर तो रहेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का बात करने के लिए, और इस वेब सीरीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू धन्यवाद, सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनोज थैंक जी। यू सो मच मनोज जी, थैंक यू।